हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और आज अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा अगर आपने ट्रेडिंग की होगी। तो इसी कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और देखिएगा, आज सबसे खास बात कि जो डेटा है जो है एक्सचेंजेस की तरफ से बहुत लेट आ रहे हैं। और ये जो डेटा है ये भी हालांकि हमने दूसरी साइट से लिया, अभी एनएससी की साइट पर इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं थी। एफआईआईज ने आज सेलिंग की है 1896 करोड़ की, और उसी के सामने आज देखिएगा डीआईआईज ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और 3262 करोड़ की बाइंग की। यानी कि आज बाजार को रोकने का सारा जिम्मा जो था वो डीआईआईज के हाथ में था। तो आज एफआईज की सेलिंग के सामने डीआईआईज ने लगभग जो है 80% ज़्यादा बाइंग करके एफआईज की सेलिंग के सामने, जो एफआईज ने सेलिंग की उसके सामने 80% से ज़्यादा बाइंग करके डीआईज ने बाज़ार को रोक दिया। क्योंकि यूएस के बाज़ार कल कमज़ोर थे और शाम को, तो उसका असर जो है हो सकता था आज बाज़ार पे। और बाज़ार आज खुला भी कुछ इसी तरीके से था, लेकिन निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली और बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिली। और अब कल एक बहुत बेहतरीन वॉलेटिलिटी वाला दिन होने वाला है। आप ये ध्यान रखिएगा कि कल की जो एक्सपायरी है वो आसान नहीं होने वाली है। कल एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी आपको बाज़ार में देखने के लिए मिलेगी। जैसा कल का अपना शीर्षक भी था कि वॉलेटिलिटी लौट आई, तो ये वॉलेटिलिटी शायद कल तक ही रहे। उसके बावजूद अब जितनी भी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको बचाने की कोशिश में बुल्स जो है लगे हुए हैं। क्योंकि एफआईआईज ने 2 दिन से अपना जो रुख बदला है और जो सेलिंग की है लास्ट के 2 दिन के अंदर, क्योंकि उनके जो शॉर्ट्स पोजीशंस थी वो उनको मैनेज करने के लिए। और कल देखिएगा एफआईआईज की कैश में भी सेलिंग थी, फ्यूचर्स में भी सेलिंग थी ऑप्शंस के, और स्टॉक्स के फ्यूचर्स में भी सेलिंग थी। उन सब के मद्देनज़र जिस तरीके से डीआईज ने निचले लेवल से बाइंग की है, वो ये बात तो पक्की है कि कल एफआईज लास्ट दिन जो अपनी एक्सपायरी है उनके पास ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ मंदी के सौदे हैं। तो कल एक बार ऊपर से वो अगर बाज़ार ऊपर जाता है तो वहाँ से सेलिंग ज़रूर आएगी, और अगर नीचे बाज़ार आएगा तो डीआईआईज अपनी ताकत झोंक देंगे तो बाइंग ज़रूर आएगी। तो कल एक वॉलेटिलिटी वाला दिन रहेगा। और आज के सेशन से ये तो पता चल गया ऊपरी लेवल्स पर डीआईआईज जो है खरीदने में जो है सक्षम नहीं है, वहाँ पर वो सेलिंग कर देते हैं। लेकिन डीआईआईज निचले लेवल पर बाइंग जबरदस्त कर रहे हैं और एफआईआईज ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये आज के आपको जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको देखने से पता चल रहा है। हालांकि आज डिटेल अभी आई नहीं है सारी, तो केवल कैश के डेटा हमारे पास थे, तो उसी से हमने जो है इसको जो है एनालिसिस करने की कोशिश की है। आज के लो देखिएगा 17608, और यहाँ पर अगर इसके निचले 50 लेवल पॉइंट्स नीचे जाएंगे 17550, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है। तो हो सकता है कि जो 17608 है ये कल भी आपको टेस्ट होता हुआ नज़र आ जाए। इंट्राडे एक बार शायद आ सकता है, और 17600 पे बहुत जबरदस्त जो है पुट राइटिंग हो रखी है। तो 17600 कल के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट का काम करने वाली, और उसी तरीके से 17800 पर जबरदस्त कॉल रेटिंग हो रखी है। तो ये जो लेवल है 200 पॉइंट्स के, ये जिधर भी अगर बाजार टूट गया तो उधर देखिएगा फिर अगर 1 घंटे के आसपास अगर काम हो गया निचले या ऊपर लेवल के तोड़ने के बाद, तो फिर 100 पॉइंट बाजार और चला जा सकता है। क्योंकि कल जो है मरो या करो का नारा जो है दे रखा है एफआईज ने भी और डीआईज ने भी। क्योंकि अब एफआईज और डीआईज दोनों एंटी खेल रहे हैं एक दूसरे। या तो कल दोनों हाथ मिला ले, अगर दोनों ने हाथ मिला लिया तो बाजार जहाँ पर भी वो दोनों के एक्शंस होंगे उधर चला जाएगा। सेल करने लगे तो दोनों नीचे चला जाएगा, दोनों बाय करने लगे तो ऊपर चला जाएगा। बट मुझे लगता नहीं है कि अभी हाथ जो है मिलाने की स्थिति में है दोनों। तो कल एक वॉलेटिलिटी वाला दिन जो है देखने के लिए हमें मिलना चाहिए। और जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन के बायर हैं तो उनको कल की एक्सपायरी में जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको निपटा देना चाहिए। और जो ऑप्शंस के सेलर हैं उनको मुझे नहीं लगता कि कल के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, उनको अगले हफ्ते की जो 7 तारीख की जो ऑप्शंस है उनमें ट्रेड करना चाहिए।
क्योंकि कल की ऑप्शन से प्रीमियम होगा नहीं, तो बायर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो भी गया थोड़ा बहुत पैसा चला जाएगा अगर गलती भी ट्रेड पड़ा तो। लेकिन हाँ, सेलर को अगर गलत ट्रेड पड़ा तो या तो स्टॉप लॉस बहुत ऊपर से कटेगा, या ये सबसे खास बात ये है कि प्रीमियम होंगे नहीं और स्टॉप लॉस काटोगे तो, और अगर पोजीशन रिवर्स चली गई तो बहुत लॉस होगा। तो ऑप्शंस के सेलर के लिए अगले हफ्ते के सौदे ज़्यादा फेवरेबल है, यानी कि 7 तारीख में जो भी लोग अगर ऑप्शंस में ट्रेड, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कल ऑप्शंस अगर सेल करने लगोगे तो जो है वोलेटिलिटी बड़ी हो सकती है, उसके एंगल से जो मुझे लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वोलेटिलिटी दोस्तों, पिछले 3 दिन के अंदर जो विक्स में तेजी आई है, विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स में, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इतना विक्स बढ़ना बहुत समय के बाद ये बता रहा है कि बाजार में वोलेटिलिटी अभी रहने वाली है, और कम से कम कल तो रहने वाली है, और उसके बाद भी फ्राइडे में भी ये हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने महीने भर तेजी खेली है और जिस तरीके से ऊपरी लेवल पर तेजी का प्रतिरोध हुआ है, उस प्रतिरोध की वजह से वो हो सकता है कल अपनी पोजीशन बचा ले। अगर कल पोजीशन, या तो कल ही ऊपर से जो है सेलिंग जबरदस्त आ जाएगी, या तो अगर वो कल शायद हो सकता है तेजी वाले पोजीशन बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पूरे महीने भर की ऑप्शंस लगी हुई हैं ट्रेड में। तो वो जो ऑप्शंस हैं वो तो एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड होती है, तो उसका तो प्रीमियम होता है, तो हो सकता है कि उन ऑप्शंस को बचाने के लिए कल जद्दोजहद बढ़िया वाले होने वाली है। और अगर उन्होंने तेजी वालों ने ऑप्शंस बचा भी ली तो फिर वेडनेसडे को वो अपनी पोजीशन थोड़ी फ्राइडे को अपनी पोजीशन जरूर हल्की वो कर सकते हैं। तो ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान देनी है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इंडेक्स में आप देखिएगा कि पिछले 4 दिन की लोएस्ट क्लोजिंग हुई है। आप देखिएगा जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को वो 17,700 के ऊपर हुई थी, हालांकि अभी भी 17,700 के ऊपर हुई, आज 17,711 पे है, वो 750 के ऊपर थी। ये वाली देखिएगा मंडे वाली क्लोजिंग भी ऊपर है, बेशक से बाजार कैंडल रेड थी, ये भी देखिएगा ऊपर थी, ये भी ऊपर थी। और कल वाली क्लोजिंग के बाद आज वाली जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग थोड़ी सी निराश करने वाली है निफ्टी के फ्रंट पे भी, और बैंक निफ्टी में भी 37,800 के नीचे क्लोज करा पाए ये। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पर जो आज सेलिंग हुई है वो अभी अपर हैंड में है, यानी कि वो अब शायद कल भी ऊपर वाले लेवल्स के ऊपर अपना माल बेचने की स्थिति में हो सकते हैं। आज पूरा दम लगाया भाई साहब एसबीआई ने, एसबीआई 460, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईओसी, पावर ग्रिड और सन फार्मा। कल मैंने बोला भी था आपको फार्मा में शेयर्स में अच्छी तेजी हो सकती है, लेकिन फार्मा में सन फार्मा ही चला। और यहाँ पर कुल मिलाकर पीएसयू स्टॉक्स ने फिर बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में ही वीकनेस थी। उसके बाद रिलायंस में, आईसीआईसीआई बैंक में और कोटक महिंद्रा में। वीक वाली जो साइड थी वो थोड़े दिग्गज थे, यानी कि जिनका वेट ज़्यादा है इंडेक्स में, जिसकी वजह से आपको निफ्टी माइनस में नजर आया। एडवांस डेक्लाइन रेशो आज काफ़ी बढ़िया थी, एडवांस वाले शेयर्स आज बढ़िया थे, नीचे से निकल कर आए ऊपर तक। और ये देखिएगा जिस दिन इंटरनेशनल मार्केट में वीकनेस थी उस दिन आप बढ़िया कर रहे हो। और ये देखिएगा डिक्लाइन वाले शेयर्स आज सुबह के मुकाबले में कम होते हुए नजर आए। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी फेवरेबल थी आज। आज कहाँ पर थी तेजी? एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सन फार्मा, इंडियन ऑयल, एसबीआई। आप इन 6 शेयर्स में से क्या चीज़ आपको कॉमन लग रही है? पीएसयू, 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 पीएसयू। 6 में से 5 शेयर्स पीएसयू के, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। गिरावट कहाँ थी? एचडीएफसी, कोटक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक, एचयूएल, आइसर मोटर, टेक महिंद्रा। अब देखिएगा टेक में सेलिंग आज टेक महिंद्रा में थी, बाकी जगह पर थोड़ी सी फिर भी सेफ्टी थी। अगर आईटी में सेलिंग होती तो फिर आज बाजार निफ्टी नहीं संभाल पाता अपने आप को, लेकिन शुक्र आज आईटी में सेलिंग नहीं थी। निफ्टी बैंक 202 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। पूरे दिन का अगर ट्रेड देखें तो जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड थे उसके हिसाब से बहुत अच्छा निफ्टी बैंक बंद हुआ है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर 37,300 की जो सपोर्ट है उसके पास तो गया ही नहीं, 37,300, तो 371 से वो भी सुबह सुबह मॉर्निंग में लग गए।
तो अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली 37,400 से ऊपर ही बाजार चला है, और 37,923, हालांकि ये देखिएगा दोपहर के टाइम बने ये हाई 923 वाले, लेकिन 800 के ऊपर सस्टेन करने में दिक्कत हो रही थी। तो अगर मैं आपको सही बोलूँ, नैरो रेंज की बात करें तो कल के लिए भी 37,300 और 37,800 एक नैरो रेंज है। ब्रॉडर रेंज में जाए तो 37,300 से लेकर 38,300 तक बनती है, लेकिन किसी भी साइड पर बाजार टूटता है 37,300 पर या 37,800 पर, 500 पॉइंट का स्विंग आप उसी साइड में लगा सकते हैं। अगर 37,300 टूटता है तो 500 पॉइंट नीचे तक बाजार जा सकता है, यानी कि 36,800 तक जा सकता है, और 37,800 टूटता है तो फिर देखिएगा 38,300 तक बाजार जा सकता है। दोनों साइड के अंदर अगर नैरो रेंज देखें तो 37,300 से लेके 37,800 के बीच में है, और बाजार जिधर भी 1 घंटे काम कर चुका, नीचे तोड़ के तो और ऊपर तोड़ के तो फिर 500 पॉइंट का स्विंग आप और लगा लीजिएगा, क्योंकि कल FNO की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिएगा, मैं आपसे काफ़ी दिनों से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि देखिएगा कि ये नए यूनिवर्स में चला गया है, बैंक निफ्टी इसमें आना नहीं था। ये देखिएगा ये एक अलग चैनल के अंदर चला गया था और इस चैनल से बाहर नहीं निकल रहा था। अब ये देखिएगा दोबारा से इस चैनल के अंदर आ सकता है, और आज हालांकि बियर्स ने मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बियर थी मार्केट, लेकिन आज ये बात तो पक्की है कि 37,800 के नीचे बियर्स ने बाजार बंद करा दिया। ये कहीं ना कहीं बुल्स की थोड़ी सी कमजोरी आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो 500 पॉइंट की रेंज मैंने दी 37,300 नीचे की तरफ और 37,800 ये एक रेंज है, लेकिन अगर किसी ने भी बड़ा प्रहार कर दिया ऊपर से या नीचे से, यानी कि या तो 37,800 के को ब्रेक करके, तो फिर देखिएगा 38,200 अब आप देखेंगे, और अगर नीचे टूट गया 37,300 तो फिर आप देखिएगा 36,800 भी आप देख सकते हैं कल ही के दिन में। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस के जो बायर हैं, पुट या कॉल्स के जो बायर हैं, वो शायद कल अच्छा कर सकते हैं अगर मैं उस एंगल से बात करूँ तो। और अगर सेलर की बात करूं तो कल की ऑप्शंस में शायद ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं उनको अगले हफ्ते की ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। वहाँ पर भी हालांकि ऑप्शन सेलर्स को कल थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी मूव आ सकती है। कल ऑप्शंस बायर को फ़ायदा हो सकता है, अगर जिस साइड भी पोजीशन अगर चली जाए तो एक अच्छा स्विंग जो है हमें लगता है कल हो सकता है, और शायद बायर्स के लिए ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर इन द मनी पुट और इन द मनी कॉल भी अगर कोई प्लेयर खरीद के चलता है तो अगर किसी भी साइड में बड़ा स्विंग आता है तो हमें लगता है कि दोनों साइड की ऑप्शंस के प्रीमियम एक ही साइड में निकल आएंगे। SBI आज का दिग्गज प्लेयर 460, 2 दिन से मैं बोल रहा था आपको ट्राई कर रहा है, कल 455 की ट्राई की, आज परसों 450 की दोनों दिन उसको नीचे धकेल दिया गया, लेकिन फाइनली आज 460 SBI ने लगा दिए। उसके बाद आज HDFC बैंक ने 22 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया काफ़ी दिनों के बाद, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 17 पॉइंट का, और गिरावट थी आज देखिएगा HDFC बैंक की, और HDFC बैंक देखिएगा 1600 रुपये के आसपास काफ़ी देर भर ट्रेड होता रहा, लेकिन फाइनली लास्ट में जो है 1600 टूट गया और उसके नीचे बंद हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, कल आप पूरी नज़र इन्हीं तीनों बैंकों पर नज़र रखिएगा, HDFC बैंक, कोटक और ICICI बैंक, और इंक्लूडिंग द एक्सिस। देखिएगा ये चारों बैंक कल बैंक निफ्टी की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करेंगे, और जिधर ये चलेंगे इंडसइंड बैंक की कोई औकात नहीं है, शायद इंडसइंड बैंक को उधर जाना पड़ेगा जिधर ये जो है डायरेक्शंस होंगी। और SBI देखिएगा PSU स्टॉक्स है, और PSU के अंदर अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम है, तो हो सकता है कि आपको PSU में थोड़ा सा रुझान अलग देखने के लिए मिले। और कुल मिलाकर बहुत दिनों के बाद आपको कोटक महिंद्रा बैंक इस तरीके से, मतलब पिछले 5-6 सेशन में पहली बार आपको कोटक महिंद्रा बैंक इतनी कमजोरी के साथ नज़र आ रहा होगा। हो सकता है कि ये जो पूरी पटकथा है कोटक महिंद्रा बैंक की तेज़ी की इसलिए गई हो कि लास्ट दिन एक्सपायरी के अंदर जो है शायद जो है एक वीकनेस क्रिएट की जाए कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक के माध्यम से। तो कल आप कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक दोनों पे नज़र रखिएगा जिधर इन दोनों की मूवमेंट होगी, क्योंकि कल बियर्स जो है इनको पीटने की कोशिश करेंगे और बुल्स इनको खींचने की कोशिश करेंगे। ICICI बैंक एक्चुअली अपने 52 वीक हाई से हालांकि अभी 12-15 रुपये नीचे आ गया, लेकिन 700 रुपये के ऊपर देखिएगा ICICI बैंक में भी कंफर्ट नहीं है।
प्री रिज़ल्ट जो है, क्योंकि जब रिज़ल्ट आ जाएंगे तब बात अलग है, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन होगी तब तक के लिए थोड़ा सा एक टेंशन वाला माहौल, ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर्स हमें लग रहा है कि हो सकता है कल भी देखने के लिए मिले। और ये मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ कि 1896 करोड़ की सेलिंग FIs ने की, लेकिन भाई साहब DIs ने पूरा बाजार को रोक लिया। इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उनका असर नहीं होते। पुट कॉल रेशो प्योरली ओवरसोल्ड बता रही है बाजार को, तो एक पुल बैक आना तो चाहिए, लेकिन इसमें से बहुत सारी ऑप्शंस अगले हफ्ते में चली गई होंगी, इसलिए अगर इन ऑप्शंस को देखें तो भाई साहब एक पुल बैक श्योरली बनता है। लेकिन कल ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए मैं ऑप्शन चेन पे ज़्यादा कुछ चर्चा कर नहीं सकता आपके साथ। ऑप्शंस के अंदर अगर पुट और कॉल के अंदर बात करें तो देखिएगा, मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि 17,600 की पुट में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड की, ये बेसिक है, बेस है ये निफ्टी का। और अगर ऑप्शंस की बात करें, जहाँ ऑप्शन राइटिंग आज जबरदस्त हुई है, वो एक तो या तो दूर हुई है 18,000 पे, वहाँ तक नहीं बात करेंगे। देखिएगा 17,800 के ऊपर 26,946 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए, 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो यही एक रेंज मैंने आपको कल के लिए भी बताई है, शायद बाजार इसी रेंज में रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी तरह बाजार टूटता है तो फिर 100 पॉइंट और भी जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक बार जाना खाली काफ़ी नहीं है, वहाँ पर नीचे इन लेवल्स के नीचे उनके ऊपर से जाकर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। बट ध्यान रखिएगा, मेरा बायस थोड़ा सा कल के लिए सेलिंग वाला है थोड़ा सा। और निफ्टी बैंक के अंदर हालांकि इतने ऑप्शंस के डेटा है नहीं, फिर भी 38,000 एक अच्छी रेजिस्टेंस है। 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कॉल के अंदर लिखे गए हैं। वहीं पर अगर स्पोर्ट साइड की तरफ बात करें तो जो स्पोर्ट है वो 37,500 पर है, 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। लेकिन मुझे ये भी थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं लग रही है। और उसके नीचे अगर फिर आप देखेंगे तो 37,000 तक भी जो है एक अच्छी स्पोर्ट है। लेकिन आप ये देखिएगा, जो टेक्निकली अगर चार्ट पर आप देखेंगे तो 37,300 की अच्छी स्पोर्ट है, हालांकि ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से 37,500 है। तो ये जो चर्चा है ये मैंने आज आपके साथ की। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। आज कुछ न्यूज़ भी थी, और न्यूज़ ये थी कि HDFC AMC के अंदर एक ब्लॉक डील के अंदर सेल की गई, इसलिए आपको HDFC AMC के शेयर्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। उसी तरीके से मैक्स के अंदर जो है KKR ग्रुप ने अपनी होल्डिंग सेल की, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड से मैक्स हेल्थ केयर के अंदर बाइंग की है। तो शायद वो वीकनेस कल दोनों शेयर्स में आपको नज़र ना आए, तो जो आज वीकनेस थी शायद कल दोनों शेयर्स में छटती हुई नज़र आए। तीसरी बात ये है कि US के प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने जील यानी कि जी एंटरटेनमेंट्स के अंदर जो कंपनी के CEO और MD हैं उनको हटाने के लिए जो है एक EGM जो है कंपनी को रिक्वेस्ट की थी, और कंपनी से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने इसकी जो अपील है वो NCLT में कर दी है। तो किसी भी कंपनी के 10% शेयर होल्डर्स जो हैं वो EGM की डिमांड कर सकते हैं कंपनी से। अगर कंपनी उस EGM को नहीं बुलाती है तो आप जो है NCLT में जा सकते हैं। तो जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं उन्होंने कंपनी जो जील के जो CEO हैं उनको हटाने के लिए एक EGM जो है बुलाई है। तो उसका एजेंडा और उसके ऊपर भी शायद कल भी जो है आपको सोमवार तक NCLT का फैसला होता हुआ नज़र आए। तो ये कुछ खबरें थी जो न्यूज़ के अंदर थी। इसके अलावा कल डाउ जोन्स के अंदर एक कमजोरी थी जिसकी का प्रेशर आज भी आपको देखने के लिए मिला। हालांकि आज डाउ जोन्स के अंदर जो है कुल मिलाकर अभी अच्छा करीबन 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि नेस्डेक थोड़ा सा ऊपरी लेवल से उसमें सेल ऑफ आ गया है। डॉलर इंडेक्स $94 के ऊपर चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा सा टाइम बिंग जो है कम हो सकती है। इसी तरीके से 10 ईयर्स के US बॉन्ड जो है उसकी जो यील्ड है वो 1.52% के आसपास चल रही है। तो उसमें काफ़ी अच्छा जंप जो है करीबन जो है 0.10% का जो राइज़ है वो पिछले 2 दिनों के अंदर देखने के लिए मिला है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में US के फ्रंट्स पर थोड़ी सी कम हो सकती है। तो जिसकी वजह से भी बाज़ार के अंदर ऊपरी लेवल्स पर आपको थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर्स नज़र आ रही है। तो इसके साथ साथ जो है ब्रेंट क्रूड हालांकि कल संभल गया, ऊपर से अच्छी करेक्शन आ गई थी 79.9 के आसपास से जो है वो कल 77 की लाइन में भी आ गया था जिस दिन के अंदर।
हालांकि अभी $78 के आसपास जो है ब्रेंट क्रूड काम कर रहा है। तो ब्रेंट क्रूड अगर ऊपर जाता है हमारे लिए एक सीरियस इशू हो सकता है, तो उस पर आप एक नज़र बना के रखिएगा। डॉलर इंडेक्स 94 पे 95 पर अगर जाएगा तो फिर देखिएगा एक सेल ऑफ इंडियन मार्केट में भी आ सकता है। तो 95 तक हमें लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लेकिन फिर भी जो है शायद अभी बाजार देखना चाहेगा कि डॉलर इंडेक्स कहाँ पर मूव कर रहा है। यूएस के बाज़ार देखिएगा जनरली पीछे भी बाज़ार टूटते थे और यूएस के बाज़ार 2-3 दिन के अंदर ही वापस आके नया हाई लगा देते थे। तो आज आपने ध्यान रखना है कि अगर यूएस के बाज़ार आज रिकवर नहीं होते हैं तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन बाज़ारों पर हो सकता है। अगर आज पुल बैक करके अगर यूएस के बाज़ार आ जाते हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक अगर ये अच्छा पुल बैक कर लेते हैं तो फिर आप समझिएगा इंडिया को कल एक राहत की सांस मिलनी चाहिए और फिर एक नई बुल की तरफ अब जो है बाज़ार बढ़ सकता है। लेकिन अगर कल डाउ जोन्स अप नहीं कर पाया या जो है एक सही तरीके से सस्टेनेबल मूव नहीं दे पाया तो उसका इम्पैक्ट जो होगा एशियन मार्केट जो है वो मिक्स्ड तरीके से काम करते हुए नज़र आएंगे। और इंडिया के अंदर FNO की एक्सपायरी है, तो FNO की एक्सपायरी जो है थोड़ी सी वीक साइड में हो सकती है अगर वहाँ से, और अगर वहाँ से सब कुछ सही हो गया यूएस अगर के बाजार अगर 300-400 पॉइंट जगह डाउ जोन्स ऊपर की तरफ बंद हो जाता है तो हमारे लिए एक थोड़ा सा रिलीफ होगा, तो फिर हमारे लिए एक न्यूट्रल एक्सपायरी की आप उम्मीद करिएगा। हालांकि हमारे बाजार लाइफ टाइम हाई पे है, तो यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि हमारे वैल्यूशंस काफ़ी स्ट्रेच हैं, तो हमारा जो रिस्क है वो ऊपरी लेवल्स पर ज़्यादा है। तो हमारे को एक एक कदम जो है संभल के जो है रखना है इंडेक्स के फ्रंट पे। हालांकि स्मॉल मिड कैप में अभी भी आपको बहुत सारे शेयर्स काफ़ी अच्छी वैल्यूशंस पे मिल जाएंगे। तो ये मेरे जो भी क्लोजिंग रिमार्क्स थे ये जो है ओवरऑल मैंने मार्केट के बारे में आपको दिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लोजिंग रिमार्क्स हर रोज़ आपको वीडियो में मिलने चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं क्लोजिंग रिमार्क्स जो है जैसे ओपनिंग रिमार्क्स करता हूँ उसी तरीके से क्लोजिंग रिमार्क्स भी वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करा करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।